जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर और 12 चैप्टर का नाम है ध्वनि यानी कि साउंड, जिसके अंतर्गत हम लोग मानव कर्ण यानी मनुष्य के कान की संरचना का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मानव कर्ण है क्या, इसके बाद इसकी संरचना का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मानव कर्ण मानव शरीर का अति संवेदी अंग है। ये पूरा जो शरीर है हम लोगों के, उस शरीर का यह अति संवेदी अंग है। और ये करता क्या है, आप ध्यान से समझ लें कि जब कोई व्यक्ति बोलता है यानी ध्वनि उत्पन्न होता है, तो ध्वनि के आवृत्ति से वायुमंडल के दाब में परिवर्तन होता है। तो ध्वनि के आवृत्ति से वायु दाब में परिवर्तन होता है और वायु दाब में परिवर्तन के वजह से होता ये है कि ध्वनि जो है वह वैद्युत संकेतों में परिवर्तित हो जाता है। और जब वैद्युत संकेत में वह परिवर्तित होता है तो कान की जो श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं, कान की श्रवण तंत्रिकाओं के द्वारा वह ध्वनि हमारे मस्तिष्क तक चली जाती है और इसके बाद हमारा मस्तिष्क पहचान जाता है कि क्या कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक बात तो हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि हम लोग कान का काम है केवल आवाज को अंदर भेजना, और सच कहिए तो सुनने का काम हम लोगों का मस्तिष्क करता है। एक तरह से हम कह दें कि हम लोगों के पूरे शरीर का जो कंट्रोलर है वो हमारा दिमाग है, वो हमारा मस्तिष्क है। जैसे कि अगर हम आंख से किसी वस्तु को देखते हैं तो सच्चाई ये होती है कि हम आंख से नहीं देखते हैं। आंख का काम होता है किसी वस्तु का फोटो बनाना, देखने का काम मस्तिष्क करता है। उसी तरह से हमारा जो कान होता है, यह कान करता क्या है कि यह जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके ध्वनि से आवृत्तियां निकलती हैं और वह ध्वनि आवृत्तियां करती क्या हैं कि वायु दाब में परिवर्तन करती हैं। और वायु दाब में परिवर्तन के वजह से होता ये है कि यह ध्वनि वैद्युत संकेत में बदल जाती है और वैद्युत संकेत में परिवर्तित होने के वजह से ये हमारे कान की जो श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं, कान की श्रवण तंत्रिकाओं के द्वारा ये हमारे मस्तिष्क में चली जाती है, जिससे किसी भी वस्तु का या किसी भी आवाज को हम भली भांति जो है पहचान लेते हैं। तो अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वास्तव में कान में होता क्या है, कान के कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए, कान का केवल एक भाग हम लोगों को दिखाई देता है जो बाहर के तरफ निकला होता है, इसको हम कहते हैं कर्ण पल्लव। यह जो है कर्ण पल्लव का काम क्या है, तो हमारे वातावरण में जो ध्वनियां हैं, इस ध्वनियों को ये जो है एकत्रित कर लेता है। हमारे कर्ण पल्लव का काम केवल ये है कि हमारे वातावरण में जितना भी आवाज होता है, जितना भी ध्वनि होता है, इस ध्वनि को यह एकत्रित करता है। अब एकत्रित करने के बाद क्या होता है, तो ऐसे समझ लीजिए कि मानव कर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। तो मानव कर्ण को जो 3 भागों में बांटा गया है वो है क्या, वो 3 भाग क्या होते हैं। तो एक भाग होता है बाह्य कर्ण,
बाह्य कर्ण में केवल हमारा कर्ण पल्लव आता है। और अभी कर्ण पल्लव के बारे में हमने आपको बताया कि कर्ण पल्लव का काम है केवल हमारे वातावरण में जितने प्रकार की ध्वनियां होती हैं उन ध्वनियों को ये एकत्रित करता है। और एकत्रित करके ये करता क्या है कि हमारे मध्य कर्ण के तरफ भेजता है। जब मध्य कर्ण के तरफ भेजता है तो मध्य कर्ण क्या करता है, मध्य कर्ण का काम होता है, समझिए, बाह्य कर्ण जिस ध्वनि को भेजा होता है यह मध्य वाला कर्ण क्या करता है कि उस ध्वनि को अंदर के तरफ भेजता है। तो जब ध्वनि को अंदर के तरफ भेजता है तो अंदर जो होता है ये कर्णपट्ट होता है। कर्णपट्ट जिसको हम पर्दा कहते हैं, कान का पर्दा कहा जाता है कि ये कान का पर्दा है। तो ये कर्णपट्ट में होता ये है कि ये तेजी से कंपन करने लगता है। जब कोई भी आवाज हमारे कान के अंदर जाती है तो ये जो कर्णपट्ट होता है यानी कान का जो पर्दा होता है यह पर्दा कंपन करने लगता है। या कह लीजिए कि पर्दे में संपीड़न और विरलन होता है। संपीड़न और विरलन होने के बाद जब ये ध्वनि और अंदर जाती है तो देखिए संपीड़न और विरलन से होता ये है कि ध्वनि जो होती है ध्वनि वैद्युत संकेतों में परिवर्तित होती है। और वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करके जब अंदर जाती है तो ये अंतःकरण में प्रवेश करती है। अंतःकरण में 3 हड्डियां होती हैं। हम लोगों के कान में केवल 3 हड्डियां होती। कहने के लिए तो कह दिया जाता है कान में कोई हड्डी नहीं होती है, तो हड्डी अंदर की तरफ होती है, कान के अंदर वाले भाग में हड्डी होती है। 3 हड्डियां होती हैं जिसमें एक को हम मुग्दरक कहते हैं, दूसरी हड्डी का नाम निहाई है और तीसरी हड्डी का नाम वलयक है। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखे रहना है कि मानव कर्ण में केवल 3 हड्डियां होती हैं। याद रहेगा आप लोगों का ना? मानव कर्ण में केवल 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन नाम बताइए? हाँ, ये 3 हड्डियां होती हैं, मुग्दरक, निहाई और वलयक। ये जानते हैं क्या करती हैं? ये तीनों हड्डियां जो बाहर से आवाज आई होती है ना, उस आवृत्ति को, ध्वनि की आवृत्ति को ये कई गुना बढ़ा देती हैं। और कई गुना बढ़ाने के बाद फिर यहाँ पर श्रवण तंत्रिका होती है। श्रवण तंत्रिकाओं के द्वारा यह आवाज हमारे मस्तिष्क के अंदर चली जाती है। तो मस्तिष्क से हमको पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति बोल रहा है या क्या बोल रहा है। अब तो इससे हमको अंदाजा चलता है या हमको पता चल जाता है। और यहीं से ये जब मस्तिष्क को श्रवण तंत्रिकाओं के द्वारा, पतली तंत्रिकाएं होती हैं, श्रवण तंत्रिकाओं के द्वारा जब आवाज मस्तिष्क में जाती है ना, तो मस्तिष्क जो है भेद करता है, अंतर करता है। क्या अंतर करता है कि क्या यह आवाज आपने पहले कभी सुना है? तो जब आवाज कभी सुने होते हैं, अगर सपोज कीजिए वह किसी परिचित व्यक्ति की आवाज है, वह किसी सुनी हुई आवाज है, तो मस्तिष्क उसको पहचानने का पहले काम करता है कि यह आवाज सुनी हुई है कि नहीं है। तो अगर सुनी हुई है तो आपको मस्तिष्क बताता है कि ये फला व्यक्ति जो है हो सकता है। तो उस समय आप जो है देखते हैं, उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं और घर के अंदर है, बाहर से आवाज आती है तो भी आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति बोल रहा है। तो आप उस व्यक्ति का नाम ले लेते हैं कि आप ये कौन बोल रहे हैं। बात समझ आ रही है? और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मस्तिष्क पहचानने से इनकार कर देता है। ये कहता है कि आवाज तो आ रही है हमारे पास, लेकिन ये आवाज कभी सुनी हुई नहीं प्रतीत हो रही है, ये कोई अजनबी व्यक्ति है। तो आप जो है घर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल करके पहचानते हैं या
मान लीजिए कभी कभार जो है ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बहुत पहले मिला हो, और कभी कभी लोग ऐसे होते हैं जो आवाज़ को बदल करके बोल देते हैं, तो आवाज़ को बदल करके बोलते हैं तो आपको भ्रम हो जाता है। अब देखें, कान के लिए कान का ये जो वलयक है, अक्सर होता ये है कि कान के अंदर से कुछ बेकार पदार्थ जो होते हैं वो हमेशा निकलते रहते हैं। तो बेकार पदार्थ जो निकलते हैं वो खोट, वही खोट कहलाता है। वह खोट जो है ये अंदर वाला जो वलयक भाग है, इस वलयक भाग में इकट्ठा होता है। सामान्य रूप से आप ऐसे समझ लीजिए कि आप देखते हैं, आप कहीं बाहर नहीं भी जाते हैं, अगर आप हमेशा घर में रहते हैं और इसके बावजूद भी आप अपने हाथ, शरीर या किसी भी अंग को नहाते समय मल हैं तो वहां से गंदगी निकलने लगती है। यही नहीं, गर्मी का दिन होता है, गर्मी के दिन में जब पसीना होता है तो पसीने से पूरा शरीर भीगा होता है, और बैठे बैठे देखते हैं अक्सर लोग मलना शुरू कर देते हैं तो वहां से मैल निकलने लगती है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर वहां मैल कहां से आ जाता है। दूसरी चीज कि शरीर का वह अंग जो बाहर रहता है या मान लीजिए ढका नहीं रहता है, उस अंग पे अगर मैल निकलती है तो बात समझ में आती है कि बाहर से मैल आके बैठ जाती है। लेकिन शरीर के वो अंग जो हमेशा ढके रहते हैं वहां से भी तो मैल निकलती है। तो इसका कारण ये होता है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं, सामान्यतया ये 90 घंटे के बाद मर जाती हैं। त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो 90 घंटे के बाद मर जाती हैं। इसके बाद वहां दूसरी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, जब अपने हाथ को हम मलते हैं ना, तो वही मरी हुई कोशिकाएं बाहर निकलती हैं। तो बाहर निकलती हैं तो आपको लगता है कि ये मैल है। अच्छा, अगर उस मरी हुई कोशिकाओं को आप बाहर न निकालें तो वही कोशिकाएं उसके ऊपर जमती जाती हैं। जमते व्यक्ति का शरीर जो होता है बिल्कुल काला हो जाता है, या बिल्कुल जो है अच्छा नहीं दिखाई देता है। या इसी तरह से जो लोग नहाते वगैरह नहीं हैं या बढ़िया से मुंह वगैरह नहीं धोते हैं, तो उनके चेहरे पर भी ऐसे ही ये जो सेल्स होती हैं, मरी हुई सेल्स जमती रहती हैं, और जमते जमते चेहरा जो होता है कहीं कहीं बंदर जैसा दिखाई देने लगता है। तो या तो आपकी मम्मी या बड़े लोग जो होते हैं खूब मल के नहवाते हैं तो मुंह आपका साफ होता है, और नहीं तो सैलून में ले जाकर के खूब रगड़ करके साफ किया जाता है तो चेहरा चमकने लगता है। तो वजह यही होती है कि जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं उसको रगड़ करके जब छुड़ा दिया जाता है तो आपका चेहरा जो होता है चमकने लगता है। इसी तरह से फेस वॉश वगैरह जो होता है, जब चेहरे पर लगा करके मल देते हैं तो मरी हुई कोशिकाएं निकल जाती हैं, जिससे आपका चेहरा चमकने लगता है। तो आप कहते हैं कि फेस वॉश बहुत बढ़िया है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप मलते हैं, मल करके साफ करते हैं। ठीक उसी तरह से कान के अंदर जो होता है, जिस तरह से शरीर के बाहर बेकार पदार्थ निकलते रहते हैं, तो बाहर वाले भागों को तो मल करके हम साफ कर देते हैं, लेकिन अंदर को तो मल पाते नहीं हैं। जिससे होता ये है कि वो मैल इकट्ठा होने लगती है, और जब ज़्यादा मात्रा में मैल इकट्ठा हो जाती है तो कभी कभी होता ये है कि ये जो वलयक और निहाई और मुग्दरक हड्डियां होती हैं, वह मैल उन हड्डियों तक पहुंचने लगता है। तो उन हड्डियों तक पहुंचने लगता है तो फिर बहुत तेज कान में दर्द होने लगता है। तो फिर जो है आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, और नहीं तो माइक्रो सर्जरी करता है। कभी कभार देखते हैं कि ये जो वलयक के अंदर वाला भाग है, जिसको पर्दा कहा जाता है, कभी कभी उसके अंदर घाव हो जाता है। अक्सर कान में खुजली होती है, जब कान की सफाई नहीं करेंगे तो खुजली होगी। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो लकड़ी वगैरह लेकर के खूब बढ़िया से रगड़ देते हैं, तो खूब अच्छी तरह से रगड़ देते हैं तो पर्दे के अंदर छेद वगैरह हो जाता है। या अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ठंडी चीज़ों का सेवन करते रहते हैं। जब ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे तो ठंडी चीज़ें जो हैं, अब चूंकि आपको मालूम है कि ये चेहरा का अंदर वाला पूरा भाग जो होता है ये बिल्कुल खाली होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। तो अब जो है जब ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं तो अंदर वाले भाग में कफ जकड़ने लगता है।
देखते हैं कुछ लोगों को हमेशा खांसी हुई रहती है, हमेशा गला बैठा रहता है, हमेशा नाक बहता रहता है, कान भी बहता रहता है। तो ये सब कारण जो होता है ये ठंडी चीज़ें, आवश्यकता से अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन करने से होता है। तो अब ये कान की जो गंदगी होती है इसको लगातार किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके, जो ENT स्पेशलिस्ट हों, बहुत बच्चे अपने स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और रगड़ते रगड़ते जब उसमें खोद देते हैं और जब दर्द होने लगता है तब आकर के अपने मम्मी पापा से बताते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अति संवेदी अंग है शरीर का, और इसमें अगर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जो ईयरफोन वगैरह लगा करके आप हमेशा कान में लगाए रहते हैं या कान का हमेशा आवश्यकता से अधिक दुरुपयोग करते हैं, तो इनके अंदर जो है ये जो श्रवण तंत्रिकाएं हैं या ये जो हड्डियां हैं, इनके अंदर भी एक क्षमता होती है। जब आवश्यकता से अधिक इनको विद्युत तरंगे मिलने लगती है ना, तो ये धीरे धीरे जो है काम करना बंद कर देते हैं। जब काम करना बंद कर देते हैं तो कान में टन 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 की आवाज आने लगती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कान में सीटी बज रही है लगातार। जैसे रात में कीड़े वगैरह बोलते हैं तो लगता है कान में हमेशा सुनाई देता है कि ऐसे बोल रहे हैं। अब यह है कि अगर इसी समय आप इसको अगर संभालेंगे नहीं तो फिर जा करके कुछ दिनों के बाद जो है कान में बहरापन की समस्या हो जाएगी, कान से कम सुनाई देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको श्रवण सहायक युक्ति की जरूरत पड़ेगी। अब ये श्रवण सहायक युक्ति क्या है, हियरिंग एड क्या है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये जो मानव कर्ण की संरचना थी, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर जो था, इसको हम लोग ह्यूमन नहीं लिखे हैं, बोर्ड पर आप ह्यूमन समझ लीजिए। ह्यूमन ईयर जो होता है ये स्ट्रक्चर हम लोग पूरा समझ लिए। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं इन लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको हियरिंग एड के बारे में बताएंगे, यानी श्रवण सहायक युक्ति के बारे में बताएंगे कि अगर नहीं मानेंगे, कान का देख रेख सही नहीं करेंगे तो बहरे हो जाएंगे। जब बहरे हो जाएंगे तो हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ेगी, उनको कान में लगाना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि अगर आँख खराब होती है तो चश्मा बड़े शौक से लगाते हैं, अगर कान खराब हो जाए तो हियरिंग एड भी बड़े शौक से लगाना चाहिए। तो आंख खराब होता है तो काम चल जाता है, लेकिन कान खराब होता है तो बड़ी शिकायत होने लगती है। तो फिलहाल अब जो है हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।